हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ द एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो अभी तक लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में देखा था कि अर्थक्वेक क्यों होता है, थोड़ा सा अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था। तो अब इसके बाद अब हमारा अगला पार्ट रहेगा कि तो एक स्टडी हमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी करनी है। तो जैसे कि ओशन की बात करें तो हमारा 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है कॉन्टिनेंट्स कवर करता है। सॉरी, ओशन नहीं, और 29% कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं। तो ये कुछ हमारा मैप है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लूइश रीजन है ये हमारा वाटर है, यानी कि ओशन है। और बाकी का ये रीजन आपका जो ग्रीन और अदर कलर्ड चीज़ों से बना हुआ है, ये आपका कौन सा पार्ट है? कॉन्टिनेंटल रीजन है, यानी ये आपकी ज़मीन है। अगर हम अपने इंडिया को लोकेट करेंगे तो ये रहा हमारा इंडिया यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की लोकेशंस, तो क्या हमेशा से हमारा मैप इसी तरह से रहा है या कभी और कुछ वेरिएशन रहा है जिसके बाद इस तरह की वेरिएशन आज पहुंच गई है? तो इसी के बारे में हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास 3 थ्योरीज रहेंगी डिस्कस करने के लिए। पहली हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, फिर हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, फिर हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। 3 थ्योरी के बारे में ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो पहली थ्योरी है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी अल्फ्रेड वैगनर से शुरू होती है, जिन्होंने ये कहा था कि आज हम जो कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर का कहना था कि बहुत सालों पहले, अराउंड 225 मिलियन ईयर्स पहले, जो कॉन्टिनेंट्स थे कुछ ऐसे थे। ठीक है। जहाँ पर ये सारे आज जो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये सब एक कॉन्टिनेंट था, ये पूरा एक लैंड मास था जिसको हमने नाम दिया पेंजिया। ठीक है। और बाकी जो बॉडी थी उसको हमने नाम दिया पैंथालासा। फिर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आते गए। क्या चेंजेस से क्यों थे उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे की थ्योरीज इन्हीं का आंसर करती हैं। तो कुछ ऐसे चेंजेस आते गए जिसके बाद आपकी ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए, धीरे धीरे अलग होते गए। और कुछ ऐसा देखने को मिला, पहले ये एक लैंड मास था पेंजिया, फिर पेंजिया से अलग होके 2 लैंड मास बने, एक बना लॉरेशिया, एक बना गोंडवाना। फिर इन दोनों लैंड मासेस में भी सेपरेशन चालू रहा। फिर आपको अलग अलग जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमें आज देखने को मिलते हैं, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिले। यूरोप मिला, फिर इधर आपका एशिया मिला। अब बात रही हमारे इंडिया की, तो हमारा इंडिया गोंडवाना आइलैंड से जुड़ा था। ठीक है, या सॉरी गोंडवाना लैंड। फिर ये गोंडवाना लैंड से, मान लीजिए ये कहीं गोंडवाना लैंड था और ये ऊपर एक प्लेट थी जहाँ से ये मान लीजिए तिब्बत था। फिर यहाँ से जो हमारा इंडिया था ये यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड होते होते यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ आपके हिमालयास बनते हैं। ठीक है। हिमालयास आपके ज़्यादा पुराने नहीं हैं, यानी अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो के हैं। और अगर हम बात करें 135 मिलियन ईयर्स अगो, तो इंडिया कहीं आपका यहाँ गोंडवाना लैंड में फंसा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया आपका तिब्बत की तरफ शिफ्ट होगा और वहाँ माउंटेन्स फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। बाकी इतना आपको समझना है कि जो हिमालयाज थे वो हमेशा नहीं थे। हिमालयाज का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी इवन जितने भी माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ज्योग्राफिक प्रोसेस इन्वॉल्व रही है। जैसे कि हमने पहले देखा था, सबसे पहले तो ओशन नाम की कोई चीज़ थी नहीं, पूरा लैंड था। फिर फोटोसिंथेसिस हुई, वाटर आया, रेनफॉल हुई, उसके बाद ओशियन बने।
फिर धीरे धीरे चेंजेस आते गए। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी की आपके अल्फ्रेड वैगनर ने, और इस थ्योरी का उन्होंने नाम निकाला, इसको हमने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कुछ एविडेंसेस दिए थे अल्फ्रेड वैगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सेटिस्फाई करते थे, जैसे कि जिगसॉ फिट। तो उनका ये कहना था कि अगर हम देखें, जैसे ये साउथ अमेरिका की ये वाला रीजन और अफ्रीका का ये वाला रीजन, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता ये इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ये सारे रीजन्स को एक दूसरे से क्लब करने की कोशिश करी, मिलाने की कोशिश करी। ऑल्दो 100% एक्यूरेट नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतने सालों में कोस्टल लाइंस में कुछ इरोजन भी हुआ होगा वाटर की वजह से। तो 100% तो फिट नहीं बैठेंगे, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फिट बैठेंगे, जैसे कि ये। तो इस तरह से उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के एक लार्ज कॉन्टिनेंट बनाया। तो एक तो उन्होंने ये एविडेंस दिया कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कभी हो सकता है एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हो। अब लेकिन हो सकता है ये बाई चांस हो गया हो, इत्तेफाक हो। तो उसके लिए उन्होंने दूसरा एविडेंस दिया था, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। उनका कहना था कि आप अगर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सेम तरह की रॉक्स मिल रही हैं, सेम तरह की रॉक्स, और सेम तरह के माउंटेन्स पाए जा रहे हैं, जैसे इस साइड और आपका ये इधर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स में भी उन्होंने कहा था कुछ एक तरीके के माउंटेन्स हैं, या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक तरह के रॉक्स का पाया जाना। एक एविडेंस उन्होंने दिया था टिलाइट। टिलाइट क्या होता है, जैसे कि आपकी रिवर्स हैं, ठीक है। रिवर्स जब फ्लो करती हैं तो हमें पता है इरोजन करती हैं। इरोजन करती हैं तो वो क्या है, ज़मीन से कुछ सेडिमेंट अलग करती हैं, यानी सेडिमेंट क्रिएट करती हैं। जैसे कि आपका एलुवियल है, एलुवियल भी क्या एक तरीके का सेडिमेंट है। तो जब रिवर्स इरोड करती हैं तो वो सेडिमेंट कहलाता है। और जब आपका ग्लेशियर्स इरोजन करेंगे, यानी कि आज से कई साल पहले, जैसे आज हम लोग एक वार्म एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कई साल पहले एक आइस एज रहा था। तो उस आइस एज में ग्लेशियर्स हुआ करते थे। तो जब ग्लेशियर्स मूव करते थे तो उनकी वजह से जो इरोजन होता था, उससे जो सेडिमेंट बनता था, उसको हम कहते हैं टिलाइट। क्या कहते हैं, टिलाइट। तो अंटार्कटिका के जैसे टिलाइट अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पोर्शंस में मिलना, ये भी एक एविडेंस है। क्योंकि ये तो अफ्रीका की ये सब ऐसे पोर्शन है आज जहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो यहाँ कैसे आ गए। एक है प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स यानी कि आपका जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, यानी गोल्ड कहीं मिलना। गोल्ड आपका मिलता है मेरे ख्याल से घाना कोस्ट में, और उस यानी गोल्ड आपका मिल रहा है इधर, और उसका जो ओरिजिन है वो इधर ब्राज़ील में कहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ही रहे होंगे फिर। एक रीज़न मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यानी जो आपके रेप्टाइल्स इस एरिया के थे, वही उनके फॉसिल्स जो यहाँ पाए गए साउथ अमेरिका में, उसी तरह के फॉसिल्स आपके अफ्रीका में पाए गए। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि कि वो ओशन पार करके इतना दूर जाएं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ज़माने पहले ये सब एक ही रहा होगा। तो ये कुछ एविडेंस दिए गए इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। तो ये आज आप देख सकते हैं एक जिगसॉ फिट, जो एक सबसे पहला एविडेंस, तो सबसे फेमस एविडेंस है। ये कहते हैं कि पहले भले ही हो सकता है साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक जैसे रहे हों, और आज इनके बीच में इतना बड़ा ओशन क्रिएट हो गया है। अब बात आती है कि ये ड्रिफ्टिंग जो हो रही है, यानी ये जो मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स मूव करें हैं, तो इसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ द फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। तो यही आपका डीमेरिट बन जाता है अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का,
कि ये इस बात को नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ड्रिफ्टिंग क्यों हो रही है। उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने दो फोर्सेस का नाम लिया, एक पोल फ्लिंग और टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग में उन्होंने कहा जो आपका ग्लोब है, तो पोल की वजह से जो फोर्स लगता है उसी की वजह से आप, अच्छा ये तो हमें पता है ना कि इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस पोल से ज़्यादा है, इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस पोल से ज़्यादा है। तो उन्होंने यही कहा कि इसकी वजह भी पोल फ्लिंग फोर्स है, यानी ऐसा फोर्स जो पोल से भागता है, कुछ इसी तरह का उन्होंने कहा था। यानी कहने का मतलब है ऐसा फोर्स जो आपके इक्वेटर की रेडियस को ज़्यादा होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही फोर्स आपका ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक उन्होंने कहा था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स जो आपका सन और ओशन वेव्स के, सॉरी, मून और ओशन वेव्स के बीच में जो फोर्स रहता है, यानी वो कह रहे थे कि मून इतना फोर्स लगा रहा है कि ड्रिफ्टिंग हो रही है। बट साइंटिस्ट ने इस पे यकीन नहीं किया क्योंकि उन्होंने इन फोर्सेस को इतना कैपेबल नहीं माना कि आपकी ये ड्रिफ्टिंग कर पाए। तो ये सवाल तो कंटिन्यू रह गया। तो उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने इस पे काम शुरू किया। तो पोस्ट ड्रिफ्ट यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने देख ली, इतना ही था इसमें। अब इसके बाद और रिसर्च होती गई, तो अगली थ्योरी हमारे पास आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब कन्वेक्शन क्या होता है? दो चीज़ें होती, वैसे तो तीन होती हैं, लेकिन अभी दो की बात करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एक और होता है रेडिएशन। ठीक है, हीट ट्रांसफर के तरीके होते हैं ये। कंडक्शन में क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल टू, हीट आपकी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रही है। और कन्वेक्शन में क्या होता है, पूरा मीडियम का ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जब सनलाइट पड़ती है तब हमें कन्वेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है पूरी जो हॉट हो गई है, तो यही इसी पूरी एयर का अपलिफ्टमेंट होता है। एयर भी एक मीडियम है, तो एयर का जो अपलिफ्टमेंट होगा तो हम क्या कहेंगे, पूरे मीडियम का मूवमेंट हो रहा है, और मीडियम का मूवमेंट होता है तो उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन, यानी कहीं ना कहीं कन्वेक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का यहीं से आपको रीज़न मिलेगा। तो आर्थर होम्स ने 1930 में एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की कि जो हमारा एस्टेनोस्फियर है, यानी जो मेंटल पोर्शन है, उसमें करंट्स है, कन्वेक्शनल करंट्स है। अब क्यों है ये? ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। अब इससे ज़्यादा क्या है इसमें हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि ये करंट किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, जो हीट डेवलप हो रही है, क्योंकि अर्थ में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो थर्मल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। थर्मल डिफरेंस मतलब कहीं पर हीट ज़्यादा है, कहीं पर हीट कम है। तो आर्थर होम्स ने कहा कि एक इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये पोर्शन ज़्यादा गर्म होगा, तो जब ये ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा, और जब ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा तो नीचे कुछ वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो यहाँ आसपास से जो आपका मैग्मा है वो इस स्पेस को फुलफिल करेगा, और ये यहाँ पर जाके डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये करंट का डायरेक्शन है, कहीं पर ऐसा, कहीं पर ऐसा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो अब समझने वाली बात यह है कि आप ए पॉइंट पर खड़े हों और बी पॉइंट पर खड़े हों, तो क्या आपको सेम चीज़ फील होगी? नहीं होगी। क्यों? ए पॉइंट पर आप डाइवर्जेंस फील करेंगे, कुछ ऐसा, यानी जो आपका हीट फ्लो है, करंट फ्लो है, वो आपका डाइवर्ज हो रहा है, बढ़ रहा है। और बी पॉइंट पर अगर आप खड़े हैं तो आप कन्वर्जेंस फील करेंगे, यानी सारी जो मैग्मा है बी पर करंट सारा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यही आपका सी फ्लोर स्प्रेड होने का रीज़न बनेगा। अभी बस आपको इतना समझना है कि ये डाइवर्जेंस हो रहा है और इधर कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग में और बात करेंगे।
इसके बाद आ जाता है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी आपका जो ओशन है उस पे भी कुछ रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग ज़मीन पे देखें तो आपको माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, अलग अलग रॉक्स मिलती हैं, वॉल्केनोज मिलते हैं। तो पहले तो हमने कभी ओशन पे रिसर्च की नहीं, बट जब हमने इसके बारे में रिसर्च की तो हमें पता चला कि अर्थ जैसे ही एक रिलीफ फीचर ओशन में भी मौजूद है। ऐसा नहीं बिल्कुल प्लेन है ओशन। तो इस पार्ट में हम उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमें मिला। Detailed research of the ocean configuration revealed that the ocean floor is not just a vast plain but it is full of relief. कुछ सबमर्ज माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, मिड ओशनिक रिजेस हैं, ओशनिक क्रस्ट है। तो ये सब एक वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इनका ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मिड ओशनिक रिजेस का और ट्रेंचेस का, ये आपके काफ़ी काम आएंगे, खासतौर से मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, अब इनकी बात करी जाए तो तीन तीन मेन पार्ट होते हैं इनके, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबिसल प्लेन्स, मिड ओशनिक रिजेस। इनको फिगर में देखते हैं कि ये क्या होती हैं। तो ये देखिए, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये पोर्शन, ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, और ये पूरा रीजन आपका जो यहाँ तक आता है, कॉन्टिनेंटल शोर से लेकर आपका ये इधर कॉन्टिनेंटल स्लोप तक ये वाला पूरा रीजन, ये आपका होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और ये जो पूरा आपका वास्ट एक्सपेंडेड प्लेन होता है, ये होता है एबिसल प्लेन। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। यही तीन देखा था अभी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, एबिसल प्लेन्स एंड मिड ओशियनिक रिजेस। जो ज़्यादातर आपकी लाइफ होती है एक्वाटिक लाइफ, वो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही देखने को मिलती है। तो उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर ये डीप सी बेसिन, फिर ये आपका यहाँ तक पूरा हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन, फिर ये एबिसल प्लेन्स, फिर ये मिड ओशियनिक रिजेस। अब ये मिड ओशियनिक रिजेस होती क्या है। और हाँ, ये रहा आपका ट्रेंच। ट्रेंच एक तरीके का जो छोटा सा गड्ढा होता है, ये काफ़ी डीप हो सकता है। ठीक है, जैसे मनीला ट्रेंच, मेरे ख्याल से शायद यही डीपेस्ट है। तो जो आपकी रिजेस होती हैं कुछ इस तरह की होती हैं कि मान लीजिए ये वॉल ऐसा एक आपका मान लीजिए वोल्केनो, छोटा सा वोल्केनो टाइप का समझ लीजिए, बीच में आपका एक रिफ्ट होता है, बीच में इधर ये रिफ्ट होता है और इधर ये थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी मिड ओशियनिक रिजेस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिफ्ट है और इधर इधर पोर्शन एक उठा हुआ है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देखेंगे, या फिर समझ लेते हैं। हाँ, वापस आके मिड ओशियनिक रिजेस का बनना देखते हैं। जब हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होगा तो ये मैग्मा बाहर आएगा, बाहर आएगा तो ये इधर इधर स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा तो ये यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, कि हमने देखा इसमें क्या होता है, सीमा, बाहर क्या होता है सियाल, अंदर क्या क्रस्ट में होता है सियाल, और हमने देखा मेंटल में क्या होता है सीमा। तो ये सीमा का मैग्मा बाहर आएगा और बाहर आके ये क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से जो ये बीच में रिफ्ट होगी, यहाँ से आपका मैग्मा बाहर आता रहेगा और ये यहाँ पर एक क्रस्ट बनती जाएगी, और इसी के आगे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका इस तरह से मिड ओशियनिक रिजेस बन रहा है। मैपिंग हो गया, ओशन फ्लो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना रेड रेड, ये आपका वॉल्केनिक एरिया है। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं ये आपका जो कुल मिला के ये ऐसा सा रिंग बनता है, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यानी ये वॉल्केनिक प्रोन जोन है, यानी वॉल्केनो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो रीजन है ये
कोइंसाइड कर रहे हैं वोल्केनो के मिड ओशनिक रीजन से। यानी कहने का मतलब है मिड ओशनिक रीजन से कोइंसाइड तो करेंगे ही, क्योंकि जो मिड ओशनिक रीजन्स हैं वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, मैग्मा बाहर आया है। अब जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो आपको अर्थक्वेक तो वहाँ पर फील करने को मिलेगा ही। तो मिड ओशनिक रीजन्स जो है उसकी लाइन जो है आपकी जो वॉल्केनो वाली लाइन है उससे कोइंसाइड करती है, ठीक है। इसमें एक प्लेट वाला कंसेप्ट भी है, वो हम लोग जब टेक्टोनिक प्लेट अभी आगे डिस्कस करेंगे तो वो तब डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जैसा नाम वैसी थ्योरी, यानी जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड करता जा रहा है। तो जब हम लोगों ने मैपिंग करी ओशन फ्लोर की और जब पैलियो मैग्नेटिक स्टडी यानी रॉक्स की मैग्नेटिक स्टडी करी कि उनका जो मैग्नेट पोलैरिटी है वो कैसी है, तो कुछ बातें पता चली कि ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। ये हमने देख लिया कि मिड ओशनिक रिजेस हैं तो वहां पर वॉल्केनो आएंगे। द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिजेस show remarkable similarities in terms of periods of formation, chemical composition and magnetic properties। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह की कोई मिड ओशनिक रिज थी ना, तो पॉइंट नंबर 2 3 एक साथ बता रहा हूँ। तो ये वाले जो पोर्शन है, ये और ये, ठीक है, ये इनको क्या कहेंगे, क्रस्ट इक्विडिस्टेंट ऑफ द, ये मिड ओशनिक रिज के दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना, ये वाली क्रेस्ट और ये वाली क्रेस्ट, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। शो द रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये एक ही टाइम में फॉर्म हुई है और हुई होंगी क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आपका क्या डाइवर्जेंस हो रहा था तो लावा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा तो आपका जो इस तरह से इरप्ट होगा तो एक ही टाइम पे आया है, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम प्रॉपर्टीज रखेगा। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रिजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट। यानी जो आपके मिड ओशियनिक रिज के नियरेस्ट रॉक्स हैं, यानी कुछ ऐसी थी ना, रिजेस ऐसी थी, तो मान लीजिए ये आपकी रिज है, तो ये वाला जो जितना करीब पोर्शन होगा मिड ओशियनिक रिज के तो वो उतना यंगर होगा, और जितना आप दूर जाते आएंगे उतना ओल्डेस्ट होता जाएगा। और ओशियनिक क्रस्ट आपकी यंगर होती है देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी एक फैक्ट है। सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेड वेरी थिन, यानी सेडिमेंट थिन है, इसका मतलब ये समझिए कहना चाह रहे हैं कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो डीप ट्रेंचेस हैं have deep seated earthquake occurrence while in the mid oceanic ridge areas the quick foci have shallow depth। यानी जो ट्रेंचेस होती हैं उनमें अर्थक्वेक ज़्यादा डीप रहता है, और जो मिड ओशियनिक रीजेस हैं वहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन की डेप्थ है वो शैलो है, कम है। और क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो हाँ यही मेन आपकी ऑब्जर्वेशन थी, तो इसके आंसर हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग से मिलेंगे, ठीक है। कि आपकी जो ये वाली रॉक थी ये नई क्यों है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो ये वाली रॉक नई होगी और जो साइड वाली है वो पुरानी होती जाएगी। अब इसी में मैं एक कंसेप्ट जोड़ देता हूँ। तो हाँ पहले ये देख लेते हैं, जो हेस थे, इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, जो जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा कि कांस्टेंट eruptions at the crest of oceanic ridges are causes the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side। यानी कि यहाँ जो रिज में मैग्मा बाहर आ रहा है आपका, ये क्या करता है, आपकी जो क्रस्ट है ओशनिक क्रस्ट को इधर इधर पुश कर देता है। तो यहाँ पर तो एक उसने एक नई क्रस्ट बना ली जो कि जाहिर सी बात है यंगर होगी, और पुरानी वाली को दूर करता जाता है, यानी मिड ओशनिक रिज यहीं रहेगी। ये आपका एक तरीके से मान लीजिए स्प्रेड हो गया, ठीक है। पहले यहाँ तक था आपका कोई पोर्शन, मान लीजिए कोई रॉक आपकी यहाँ पर थी,
फिर एक बार वॉल्केनो आया तो ये पोर्शन आपका इधर पहुंच गया और ये और इधर पहुंच गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो जाएगा कहाँ, क्योंकि अर्थ का साइज तो लिमिटेड है। तो यानी कहीं ना कहीं जो स्प्रेड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके सबडक्ट भी हो रहा है। जैसे कि ये यहाँ पर आपका डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, ये आपका डाइवर्जेंस होगा तो यहाँ पर ये रिजेस बनी है तो एक तरीके की रिफ्ट बनी है, तो ये नया 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 क्रस्ट बनता जाएगा और ये वाला दूर होता जाएगा, तो ये आपका सी फ्लोर स्प्रेड होता रहेगा। स्प्रेड हो गया ऐसा बनेगा, फिर ऐसा भी बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, आपका यहाँ से डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ से तो सी फ्लोर स्प्रेड हो गया, बट यहाँ कहीं जाके आपकी जो प्लेट थी, प्लेट क्या होती है हम लोग अभी आगे देखेंगे, ये आपकी सबडक्ट हो गई यानी नीचे दब गई इस दूसरी वाली प्लेट के। तो कहीं ना कहीं आपकी एक तरफ जो रॉक बढ़ती जा रही है और एक तरफ कहीं डूबती भी जा रही है, ठीक है। इस तरह से अर्थ अपनी साइज को भी बैलेंस कर रहा है और नई रॉक आती जा रही है और पुरानी रॉक दबती जा रही है। और एक बात आती है पोलैरिटी की। रॉक की जो पोलैरिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर अर्थ का कैसा है। जैसे कि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं अर्थ के वो बहुत बहुत सालों में चेंज होते हो रहे हैं, तो उस टाइम जो मैग्नेटिक पोल्स का डायरेक्शन होगा और काफ़ी साल पहले और आज जो मैग्नेटिक पोल्स का डायरेक्शन होगा उसमें फ़र्क होगा। और अगर मैग्नेटिक पोल्स का डायरेक्शन बदलेगा तो जो रॉक्स की पोलैरिटी है वो भी बदलेगी। आपको बस इतना समझना है, ठीक है। तो इसके जो क्लोज वाली रॉक्स होंगी उनका जो पोलैरिटी होगा वो आज का जो मैग्नेटिक पोल्स की पोलैरिटी के हिसाब से होगा। होगा कि नहीं होगा। और जो बहुत दूर जाके हमें रॉक्स मिलेंगी, दूर की रॉक्स, तो उनकी जो पोलैरिटी होगी वो आज के मैग्नेटिक पोल के हिसाब से नहीं होगी। आज के जो पोल के हिसाब से मैग्नेटिक पोलैरिटी होगी वो नॉर्मल पोलैरिटी होगी, ठीक है। तो वही कहने का मतलब था कि आज के जो रॉक्स मिलेंगे, नए रॉक्स जो होते हैं वो नॉर्मल इन पोलैरिटी होते हैं अदर देन द ओल्डर रॉक्स, ठीक है। यानी रॉक्स जैसे जब ओल्ड होते जाएंगे उनकी पोलैरिटी में भी चेंजेस आते जाएंगे। ये कहने का मतलब था पैलियोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट का, ठीक है। तो ये था आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जहाँ पर हमने कहा कि जब यहाँ पर डाइवर्जेंस होगा कन्वेंशनल करंट की वजह से तो यहाँ आपका मैग्मा बाहर आएगा और ये नई क्रस्ट बनती जाएगी और ये वाली जो क्रस्ट है ये इधर स्प्रेड होती जाएगी और कहीं ना कहीं ये जाके सबडक्ट भी हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आप को बैलेंस कर लेगी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये थ्योरी हो गई, सेकंड थ्योरी आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। लास्ट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में आप ऐसे समझिए कि हमने जब बात करी थी कि ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर, बात करी थी क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब मेंटल में भी हमने बात करा था कि क्रस्ट से हम चले मेंटल में कुछ मान लीजिए 100 किलोमीटर तक, यहाँ तक रॉक्स मिलेंगी, फिर छोटी सी क्लियर आपकी मिल जाएगी एस्टेनॉस्फेयर की, जहाँ पर आप कन्वेंशनल करंट वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि एस्टेनॉस्फेयर क्या है आपका वीक स्फीयर, सेमी सॉलिड मटेरियल है, और कुछ पोर्शन तक आपको रॉक्स मिलेगी। तो क्रस्ट से लेकर मेंटल के वो कुछ पोर्शन तक के जो बात होती है उस लेयर को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी रॉक्स की लेयर, लिथोस्फीयर कहेंगे। तो ये जो लिथोस्फीयर की स्लेब होती है इसी को हम कहते हैं प्लेट। बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी प्लेट्स हैं, एक ये इतना ये पूरा ये फैली हुई है, एक ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, यानी ओशनिक प्लेट्स भी होती हैं और ये आपकी जैसे हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होती हैं। अब कुछ प्लेट्स तो ऐसी भी होंगी जो कुछ ओशन में होंगी, कुछ कॉन्टिनेंट में भी होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो उस वो डिपेंड करता है कि आपका पोर्शन किसका ज़्यादा है। अगर ओशन का पोर्शन ज़्यादा है तो उसे ओशनिक प्लेट कहेंगे, और कॉन्टिनेंट का पोर्शन ज़्यादा है तो कॉन्टिनेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई प्लेट्स की। प्लेट समझ में आ गया क्या होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जब आई तो हमने ये समझा कि
कन्वेंशनल करंट्स जैसी चीज़ों की वजह से जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक हमें फील करने को मिलता है। यही तो एक अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो अर्थक्वेक का रीज़न तो यही है ना कि प्लेट्स मूव करती हैं, जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक फील होता है। तो ये प्लेट्स की ही मूवमेंट है जो हमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ठीक है। इवन जो हमारा, अगर आप कहेंगे कि डक्कन प्लेट्यू है, उसके बनने का भी रीज़न कहीं ना कहीं ये प्लेट मूवमेंट है। वो जब हम लोग हॉटस्पॉट्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो प्लेट की डेफिनेशन देखें तो क्या है, इज अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लेब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंप्राइज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर। यानी जो पूरी लिथोस्फीयर की स्लेब होती है उसे हम प्लेट कहते हैं। हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ओशनिक भी हो सकती है। मेजर प्लेट्स भी होती हैं, माइनर भी होती हैं। जो बड़ी वाली प्लेट्स हैं वो मेजर, जो छोटी छोटी उन्हें माइनर कह दिया। अब young fold mountains, ridges, trenches and faults surround these major plates। तो ये कंटिन्यूसली इनका मूवमेंट देखने को मिलता है। मेजर की बात करें तो 7 मेजर प्लेट्स हैं, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन टू यूरेशिया। स्मॉल प्लेट्स की बात करें कोकोस, नाजका से लेकर आपके फ्यूजी प्लेट तक। तो ये आपका फिगर है, इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेट्स हैं। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब का रीज़न तो कहीं ना कहीं वही आपका जो हमने कन्वेंशनल करंट थ्योरी पढ़ा था उसी से तो ये ड्राइव्ड है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपको कन्वेंशनल करंट थ्योरी से ही मिलता है, क्योंकि आपका जो अंदर जो उथल पुथल हो रही है कन्वेंशनल करंट में, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपका प्लेट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, यानी मान लीजिए एक प्लेट ये आ रही है, एक प्लेट ये आ रही है, जब एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे तो कन्वर्जेंट, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंस। और एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, ना ही दूर जा रही ना टकरा रही, बस एक दूसरे से स्लाइड कर रही हैं, तो ये होगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अर्थक्वेक तीनों केसेस में हमें देखने को मिलेगा। और डाइवर्जेंट में हमें एक रिफ्ट देखने को मिलती है, इवन वो रिफ्ट हो सकता है आगे चल के ओशन में भी बदल जाए। जैसे अगर हम बात करें पेंजिया में सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, बट जाहिर सी बात है इन्हीं प्लेट का मूवमेंट तो रहा होगा ना, जिनकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होते गए। यानी यही तो वजह थी जो अल्फ्रेड वैगनर नहीं दे पाया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी जो प्लेट का मूवमेंट है वही तो वजह रही। अल्फ्रेड वैगनर ने तो कहा था हमेशा से ये कॉन्टिनेंट्स एक रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं। अगर उससे पहले बात करी जाए तो कॉन्टिनेंट्स अलग तरीके से असेंबल थे, फिर उसके बाद एक हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ये मूवमेंट बहुत सालों से चल रहा है, बट उस हिस्ट्री में हमें नहीं जाना है। हमने शुरू करना है पेंजिया से, ठीक है। तो ये 3 तरीके की मूवमेंट होती हैं। अब इन 3 तरीकों में भी जो आपकी कन्वर्जेंस वाली होती हैं, इसमें भी 3 वैरायटीज होती हैं। यानी अगर दोनों ओशनिक ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करेंगी, तो ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जब ओशनिक ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं तो फॉर्म होते हैं वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में आपको होपफुली ये पार्ट मिलेगा। सेकंड होता है ओशनिक कॉन्टिनेंटल। ओशनिक कॉन्टिनेंटल में आपको देखने को मिलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तीसरा होता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इसका एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का एग्जाम्पल है हमारे हिमालय। जो हिमालयाज हैं वो जो अर्थ वाली जो प्लेट आ रही थी वो आपके तिब्बत वाली प्लेट से जब टकराई तो आपके हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल के कन्वर्जेंस की कहानी है। ओशनिक ओशनिक में हमने देखा वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल जापान, इंडोनेशिया।
और ओशनिक कॉन्टिनेंटल में आपको क्या मिलते हैं, उसमें भी फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इधर दिखाता हूँ, शुरुआत में जो फिगर था, हाँ ये जो आपका ये ब्राउन ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है, ये आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये सब आपके कब बने, जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज हुई। ठीक है। और ये आपका कह सकते हैं ना, ये आप अगर देखेंगे ये आपकी रिज फॉर्मेशन हुई। ये रिज फॉर्मेशन पहले क्या था, पहले आपके दो कॉन्टिनेंट्स थे, दोनों बिल्कुल मिले हुए थे, फिर धीरे धीरे ये अलग होते गए, और ये आपका मिड ओशनिक रिज बनता गया, और यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेडिंग चलती गई, और आज आपके ये ओशन के बीच में इतनी डिस्टेंस बन गई है दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में। ठीक है। फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग देख लिया। हाँ, इसमें मैं ये और कह रहा था कि अब आप ये देखिए, एक प्लेट आपकी ये है, तो ये जो प्लेट के आपके जो बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर भी आपको एक देखने को मिलेगा अच्छे खासे, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन्स होते हैं, ये जहाँ जहाँ पे आपकी प्लेट्स कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, यानी प्लेट कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी और ट्रांसफॉर्म होगी। अर्थक्वेक तीनों में फील होगा, बट ट्रांसफॉर्म में बहुत कम फील होता है। खैर तीनों में कह सकते हैं कि डिपेंड करता है और कंडीशंस पे कि कितना इंटेंस है, इन सब चीज़ों पे। तो आज हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी, और लास्ट हमने ख़त्म करा है आज प्लेट टेक्टोनिक्स पे। अब ये फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, ये जब कन्वेंशनल करंट पढ़ाया था तो इसमें मैंने सारे रीजंस बता दिए थे। ठीक है। सो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।